एक नहीं जो कह रहा हूँ मैं। अगर जो व्यक्ति ये इस आश्रय को लेके जाता है कि मुझे कहीं पर कोई मिलेगा तो मुझे बचाएगा, मुझे रहने के लिए घर देगा, मुझे खाने के लिए कुछ देगा, फिर उसके यहाँ रहूँगा, फिर धीरे धीरे मैं काम खोज लूँगा, फिर धीरे धीरे बैठ जाऊँगा, यह एक सहूलियत वाला सिस्टम होता है। और अधिकतर 99% लोग इसी में आते हैं, इसी कैटेगरी में आते हैं। इसीलिए वे कहीं भी जाते हैं तो एक आश्रय ढूंढते हैं, क्योंकि उन्हें स्वयं अपनी प्रतिभा पर, अपनी आभा, अपने तेज, अपने बल पराक्रम पर भरोसा उतना नहीं होता है। बात समझ रहे हो? लेकिन जो व्यक्ति जिसे अपने पर भरोसा होता है, अपने पराक्रम पर भरोसा होता है, वो सोचता है कि मैं जहाँ जाऊँगा वहीं मैं बना दूँगा, मैं ऐसा बीज हूँ कि जहाँ पढ़ूँगा वहाँ जन्म जाऊँगा। समझ रहे हो? तो वह व्यक्ति क्या करता है, वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता है, क्योंकि उसमें पूरा अपने पर सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है उसको। और वो जा करके ना, वो वहाँ पर अपने ही फिर अपने दिमाग से अपने वो जगह बना देता है, अपने साथी, यार, दोस्त, मित्र जो बनाता है वो वहाँ अपने बना देता है उसके हिसाब से। और फिर वहाँ से हिसाब से वो संघर्ष करके फिर वो वही व्यक्ति ज़्यादा ऊपर तक जाता है। और ऐसा भी होता है कि सुना है कि महाराज जी आपके रहन सहन पे भी डिपेंड करता है, कैसे रह रहे हो, कैसे खा रहे हो, कैसे आ रहे हो, जा रहे हो। क्या चीज़? बोली भाषा, दोस्ती का रिवाज जो होता है, वह तो तुम जैसे रहोगे ना वैसे ही बना लोगे। ये बाहरी दुनिया और कुछ नहीं है, तुम्हारी जो दुनिया है, मतलब छोटी, तुम जो अपनी छोटी दुनिया, हर व्यक्ति जो अपनी दुनिया बनाता है वह और कुछ नहीं होता है, बस उसी के दिमाग का ही वह प्रकटीकरण है, उसी का मैनिफेस्टेशन है। अच्छा। हाँ, वही मैनिफेस्ट करता है जो चाहिए उसे। हाँ, मतलब जैसे तुम्हारे यार दोस्त से पता लग जाएगा कि तुम कैसे हो। हाँ, समझ रहे हो? क्योंकि तुम वैसे ही को बनाए होगे ना, अपने जैसे को ही। अपने जैसे कोई लोग पसंद करते हैं, तो अपने जैसे को ही बनाता है, तो उसकी जो दुनिया होगी ना, वो उससे पता चल जाएगा। उसमें से एक भी आदमी को देख लिया जाएगा उसके ग्रुप का, तो समझ जाएगा कि यह आदमी कैसा है। जो बहुत बुद्धिमान होगा समझ जाएगा कि वह कैसा है। अगर उसके बहुत सारे ग्रुप हैं तब थोड़ा सा जटिल होगा मामला। जैसे कि कोई एक व्यक्ति है जो बदमाशों के बीच में भी बैठता है और सज्जनों के बीच में भी बैठता है, तो वो व्यक्ति और रहता है। वो जटिल व्यक्ति होता है। वो चाहे वो कर सकता है। वो लीडर टाइप का होता है व्यक्ति, जो कि हर एक तरह से संबंध बना करके उन सब का मौके मौके पर यूज करता है। उनका वैसे जहाँ पर जैसी परिस्थिति होती है वैसा उपयोग करता है। वह जटिल व्यक्ति होता है। लेकिन अमूमन सामान्यतः जो है ऐसा होता है कि वह, उसका एक छोटा सा दायरा होता है अपने हिसाब से, उसके हिसाब से ही वह अपने साथी को बना देता है। तो कहीं भी तुम जाओगे ना, तो जो भी तुम्हारे साथ सटेंगे या तुम जिसके साथ सटोगे वे वैसे ही होंगे जैसे तुम्हारी जो आभा है, तुम्हारा जो वाइब्रेशन है उसके वाइब्रेशन से मिलता होगा। अच्छा, आप मेरे को इतने दिन से जानते रहते हैं। हाँ। अभी पहले जब मैं आया था, अभी के में क्या अंतर है मेरा, देख के बताइए। अभी मेरे को देख के क्या लग रहा है? परिवर्तन व्यक्ति का हर क्षण होता है। कभी यह मत समझना कि मेरा 10 साल तक मैं ऐसा रहूँगा और उसके बाद मैं ऐसा बदल जाऊँगा, ऐसा नहीं होता है। कोई ऐसा क्षण नहीं होता जब तुम नहीं बदलते हो। हर समय कभी और जो सूक्ष्म स्वरूप होता है ना, उसमें बदलाव होते हैं। सदैव कुछ ना कुछ सीखोगे, कुछ ना कुछ जो सीखे हुए हो उसको बाहर निकालोगे। जो तुम सीखे हो उस लगेगा कि वो अब उतना उपयोगी नहीं है, उसको तुम बाहर निकाल दोगे। या अगर उपयोगी रहा भी तो वो तुम्हारा दिमाग निकाल देगा, जिसको कहते हैं भूल गए। हाँ, जिसको तुम उपयोगी। तो ये लगातार बदलाव होते रहेंगे तुम्हारा शरीर में भी, दिल में, दिमाग में, सब चीज़ में बदलाव होगा। परिस्थितियों में बदलाव होगा, परिस्थिति में बदलाव होगा, तुम्हारा व्यवहार भी तो बदल जाएगा। एक जैसा व्यवहार तो होगा नहीं। जैसी परिस्थितियों को वैसा व्यवहार करने के लिए मजबूर हो जाता है। हाँ, सही बात। अब कोई आएगा मारपीट करने लगा, गाली करने लगा, तो तुम्हारा व्यवहार बदल जाएगा ना। अभी नहीं रहेगा ना इसके जैसे। योगी वाला फार्मूला लागू हो जाएगा। कोई भी है, कहने का मतलब है कि परिस्थितियाँ बदलती हैं तो व्यक्ति अपना गियर भी बदल लेता है। हाँ, वो स्विच ऑन कुछ अपना करता है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 गियर पर लगाता है, परिस्थिति के हिसाब से व्यवहार करता है। तो अब परिस्थितियाँ सदैव बदल रही हैं, तो व्यवहार तुम्हारा अलग हो जाएगा। तुम्हारा व्यवहार अपने मित्र के साथ अलग होगा, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अलग होगा, जिसके पास है या जिसकी पत्नी है उसके साथ अलग होगा, माँ पिता के साथ अलग व्यवहार होगा, भाई के साथ अलग व्यवहार होगा, पड़ोसियों के साथ अलग व्यवहार होगा, सबके साथ अलग व्यवहार होगा। लेकिन वो सारे व्यवहार के पीछे जो मूल जो केंद्र है ना, उसमें तुम रहोगे। यानी तुम्हारा अपना जो स्वभाव है उसके हिसाब से ही व्यवहार रहेगा, भले वे अलग अलग है। तो अपने मूल स्वभाव को तुम कैसे निखारते हो, उसको तुम कितना मांझते हो, और मांझोगे कैसे? अपने अनुभव से।
तुम कुछ समय में जान जाओगे कि नहीं, इससे जो है मुझे नुकसान होता है। अनुभव आदमी कोई बड़ा बनाता है। और क्या, तो अनुभव जितने तरह का काम करोगे ना, और जितने तरह के लोगों से मिलोगे, उतना ही अनुभव होता है। जो जितने प्रकार के लोगों से मिलता है और जितने क्वालिटी के लोगों से मिलता है और जितने तरह की परिस्थितियों को फेस करता है, उसके हिसाब से ही उसके अनुभव प्रखर होते हैं और वो ज़्यादा परिपक्व अनुभव होता है। और जो एक ही टाइप के लोगों से मिलता है और एक ही तरह की स्थिति में रहता है, तो वो बस उसको उतने ही का अनुभव होगा ना। जैसे एक डॉक्टर है, उसको डॉक्टरी का ही अनुभव है, उसको इंजीनियरिंग का अनुभव नहीं ना है, उसको जो है राजनीति का अनुभव नहीं ना है। तब तो जो व्यक्ति जिस क्षेत्र में है उसको उसी का अनुभव है, और जो व्यक्ति बहुत सारे क्षेत्रों में है उसको बहुत सारी चीज़ों का अनुभव होता है। फोकस बढ़ाने के लिए और क्या करना पड़ता है? मेडिटेशन से फोकस बढ़ता है। जो तुम कर रहे हो ना, उसको कितना अच्छा से करते हो, वह तुम्हारे लिए मेडिटेशन हो जाएगा। मेडिटेशन अपने आप में कोई कर्म नहीं है। हाँ, मेडिटेशन का मतलब हो गया कि तुम जो कर रहे हो उसमें इतना लीन हो चुके हो कि फिर तुमको जो है तुम उसमें और तुम्हारे कर्म में और तुम्हारे जो तुम कर रहे हो उसमें और तुम्हारे में कोई अंतर नहीं रह गया, वो मेडिटेशन है। बात समझ में आ रही है? अधिकतर लोग क्या सोचते हैं कि मेडिटेशन का मतलब एक अलग कोई चीज़ ही है। वही मैं भी सोच रहा था, अलग कोई चीज़ है ना। जो मेडिटेशन वह ध्यान मार्ग की साधना है, जिसमें अलग ढंग से कुछ करते हैं, लेकिन वह वही करते हैं, उसको तुम इधर बाहर भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि उसको वहीं बैठ के ही करेंगे। हम अगर वेल्डिंग का काम कर रहे हैं, बढ़ई का काम कर रहे हैं, लकड़ी छीलने का, तो वहाँ भी हम मेडिटेशन कर सकते हैं। हम अपने काम में इतना लीन हो जाएंगे ना कि काम की हर प्रक्रिया को हम समझ जाएंगे, और काम कहाँ से आता है, कैसे काम बनता है, काम करने की प्रेरणा कहाँ से आती है दिमाग में, इसका प्रभाव क्या होता है, हमारे शरीर के कौन कौन से अंग लग रहे हैं, इसमें कौन कौन सी मांसपेशियाँ लग रही हैं, कौन कौन सी हमारी इंद्रियाँ लग रही हैं, आँख नाक कान मुँह कौन कौन सा लग रहा है। हाँ, हमने कितने चीज़ों को इस विषय में समझा है पहले के लोगों का। तो वो सारा कुछ जितना हम इसमें इन्वॉल्व कर देते हैं, उतना ही ज़्यादा वो हमारा मेडिटेशन कहलाता है। हम उसमें ही अपने को ध्यानस्थ कर सकते हैं और हमें वहाँ भगवान का दर्शन वहाँ हो जाएगा। वही बिल्कुल हो जाएगा। किसी भी कर्म में भगवान का दर्शन हो सकता है, क्योंकि भगवान का कहीं अभाव नहीं है। भगवान तो हर जगह है। भगवान हर जगह है, हर चीज़ भगवान है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो भगवान नहीं है। तो इसीलिए बस तुम्हारे लीन होने की बात है कि तुम कितना लीन हो पाते हो। और लीन होने के लिए दिमाग का यूज़ करना ही पड़ेगा, तभी होगा। हाँ, लीन होने का मतलब है कि हम अपने पूरे दिमाग, अपने शरीर, हर चीज़ को जो है उसमें करना है। हमको बाकी दुनिया का अभी कुछ आता पता नहीं है, हम उसमें इतना डूब चुके हैं, उतना डूबना पड़ता है। अच्छा, जैसे मेरे को व्यक्ति जानता नहीं है, जैसे आप अननोन है मेरे से, ठीक है, फ्रंट पे, तो देख के चाल ढाल से कैसा प्रतीत हुआ मेरे को? चाल डाल देख के कैसा प्रतीत होगा? जैसे आगे चलता है, वो तो हर व्यक्ति कैसे चलता है, हाँ, कैसे बोलता है, उसे पता चल जाएगा ना। जैसे जो कोई आक्रामक चाल चल रहेगा, इससे पता चलेगा कि वो आक्रामक व्यक्ति है, उसका अभी आक्रामक मूड है। हाँ, और जो व्यक्ति जितना ज़्यादा उस मूड को वो करता है, इसका मतलब उतना उसका व्यक्तित्व हो जाता है वैसा। जैसे एक व्यक्ति जो है आक्रामक एक समय चल रहा है, तो उसी से पूरा व्यक्तित्व तो आक्रामक नहीं कहा जा सकता है। ये कहा जा सकता है कि इसका मूड अभी आक्रामक है, लेकिन जब उसके शरीर की भाव भंगिमा पूरी अक्सर उसी समय रहती है, उसी मोड में वह रखता है, इसका मतलब है कि उसने अपना व्यक्तित्व का निर्माण ही ऐसा कर लिया है। बात समझ में आ रही है? तो चाल ढाल देख करके समझ सकते हैं कि जैसे मान लो कि आ रहा है, शांति से आया, प्रणाम वणाम किया, पूछा, मीठा मीठा बोला, इसका मतलब है कि इसका मूड अभी सही है, ये शांत मूड में है, ये अच्छे स्वभाव में है अभी। हाँ, इतना तो पता चल जाएगा उस वक्त, उसकी तत्काल स्थिति ऐसी है। और अगर उसका शरीर का रूप रंग ढांचा भी देखा जाएगा, क्योंकि हम अपने व्यवहार को तुरंत बदल करके शरीर को तुरंत पूरा नहीं बदल सकते। शरीर के कुछ भाव भंगिमा को तो बदल सकते हैं, लेकिन पूरे शरीर को हम तुरंत नहीं बदल सकते। बात समझ रहे हो? जैसे आँखों का रंग ढंग, हाँ, नाक है, ओठ है, हाथ है, मांसपेशियाँ हैं, समझे? तो इसको हम तुरंत नहीं बदल सकते, हल्का फुल्का उसमें मॉडिफिकेशन हो जाता है मूड के हिसाब से। लेकिन वही मूड जब हमारा अस्थाई हो जाएगा ना, तो वो हमारा एक अस्थाई ढांचा हो जाएगा। अच्छा। इसका एक बहुत बढ़िया मतलब उदाहरण भी है कि एक पैब्लो पिकासो नाम का एक बहुत बड़ा चित्रकार हुआ है पूरे वर्ल्ड में। पैब्लो पिकासो बहुत मतलब ऐतिहासिक चित्रकार में से है वो।
तो उसने घोषणा की कि मैं दुनिया के सबसे सुंदर इंसान की एक पोर्ट्रेट बनाना चाहता हूँ। समझ रहे हो? तो और वह व्यक्ति मतलब सजीव होना चाहिए। अच्छा। हाँ, मतलब मैं अपनी कल्पना से नहीं बनाऊंगा, वो व्यक्ति वैसा होना चाहिए। तो मैं पूरी दुनिया में चुनूंगा कि कौन सबसे सुंदर व्यक्ति है मेरी निगाह से। हाँ, तो मैं उसका वो बनाऊंगा। तो उसने ऐसे विज्ञापन निकलवा दिया कि जो भी सोचते हैं कि मैं उस योग्य हूँ तो वो आ जाएं, मैं उनका वो बनाऊंगा और उनको इतने रुपये भी दूंगा। मतलब जो इतना मतलब सुंदर है, इतना धन दूंगा मैं, रुपया के मतलब मैं करेंसी मत समझना, मतलब इतना धन दूंगा। हाँ, उसके देश की जो भी करेंसी रही हो। तो शायद इटली का था पैब्लो पिकासो। हाँ, तो वहाँ इटली में लीरा चलता है। तो खैर उसने ऐसा मतलब कहा, तो बहुत सारे लोग वो ये है हाँ उसको इंटरव्यू देने आए। तो उसमें से एक को वो चुना। तो उसने उसकी वो पोर्ट्रेट बनाई। हाँ, और बनाने के बाद फिर उसने उसको भाई उसको अपना दे दिया, पैसा वो चुकता किया, वो अपना घर गया। और वो अपना उसने उससे पोर्ट्रेट को बेचा, खूब कमाया, उसका बहुत नाम था, ही कमाया। हाँ, उसके निगाह में जो दुनिया का सबसे सुंदर व्यक्ति था उसका वो बनाया। उस प्रोजेक्ट को जब पूरा कर लिया तो उसने कहा कि अब मैं दुनिया का सबसे बदसूरत आदमी का पोर्ट्रेट बनाऊंगा। तो उसके लिए भी उसने विज्ञापन निकाला। अब उसके दिमाग में जो भी रहा हो तो उसने खोजा बहुत समय उसको मिल नहीं रहा था जो उसके हिसाब से उसके दिमाग में था वैसा आदमी। तो कईयों को देखा, संगा, छांटा, ऐसे बहुत हो गया। तो सोचा कि सबसे बदसूरत आदमी कहाँ हो सकता है, सोचा कि शायद जेल में हो सकता है। हाँ खतरनाक हो। तो वो जेल में गया। हाँ, तो जेल में गया, देखा कई तरह के जेलों में घूमा। जेल में भी तो एक से एक है, लेकिन कई जेलों में गया वो। देखते जहाँ उसके दिमाग से मैच कर रहा हो ये उस व्यक्ति की तस्वीर। तो वो एक जगह एक आदमी के पास रुक गया, एक जेल में। ये आदमी जो है ये सोचा कि मेरी निगाह में यही सबसे बदसूरत आदमी है। तो उसको कहा कि तुम जो है तुम्हारा पोर्ट्रेट मैं बनाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इस दुनिया का सबसे बदसूरत आदमी जो है उसकी तस्वीर बनाना चाहता हूँ। और मेरी निगाह में वैसे आदमी तुम हो, मैं बहुत खोजा हूँ बहुत लोगों को, लेकिन तुम्हारे से ज़्यादा बदसूरत मैं नहीं पाया। तुमको इसका पुरस्कार भी मिलेगा, तुम तैयार हो अपना पोर्ट्रेट बनवाने के लिए? बोला कि इतना तुमको देंगे। तो बोला कि थोड़ा देर चुप रहा, फिर वो ज़्यादा वो बोला नहीं, बहुत देर देखता रहा। फिर कि भाई तैयार नहीं होगा क्या ये? हाँ, तो वो रोने लगा वो व्यक्ति। कि क्यों रो रहे हो भाई, तुम्हारा मैं कुछ ले तो रहा नहीं। हाँ, सिर्फ अनुमति ही तो ले रहा हूँ तुम्हारे फोटो बनाने की। तो बोला कि आप पैब्लो पिकासो हैं, जैसा आपने बताया। हाँ, आप सबसे नामी चित्रकार हैं। कहा कि याद है आपने एक बार बनाया था सबसे सुंदर आदमी का? हाँ, बोला हाँ, वो तो मैं बनाया था कुछ वर्षों पहले। तो बोला कि आपने उसमें जिस व्यक्ति का सिलेक्शन किया था सबसे सुंदर आदमी का, वो व्यक्ति मैं ही हूँ। और ऐसा काल का चक्र देखिए कि दुनिया का सबसे बदसूरत आदमी भी फिर मैं ही हो गया। इतने समय में समय ने सबसे सुंदर आदमी से, दुनिया के सबसे सुंदर आदमी से सबसे बदसूरत आदमी मुझे बना दिया। मैं इसलिए रो रहा हूँ। अच्छा, समझ रहे हो परिवर्तन कितना हो जाता है? बहुत। तो व्यक्ति जो है जब अस्थायी रूप से वैसा कोई काम करने लगता है, उसका रूप रंग ढंग सब बदल जाता है। तुम अगर एक व्यक्ति का पूरा फोटो अगर लो, हर समय
किस किस मूड में रहता है, और तब एक सब फोटो को एक साथ रख के देखो तो लगेगा कि समझ में नहीं आएगा ये व्यक्ति ऐसा से ऐसा आ गया। तो इतना व्यक्तित्व में अंतर आ जाता है। अब जैसे मैं हूँ, अब आपके सामने बैठा हूँ, अभी मैं किसी शांति मुद्रा में हूँ और आपसे बात कर रहा हूँ साइलेंट, मतलब एक तरह से सुचारू रूप से वर्तमान में जो व्यक्ति बैठता है आम इंसान की तरह, ये व्यवहार कैसा है, और जो तेज रहता है वो व्यवहार कैसा रहता है? हाँ तो वो भाई वो असभ्य व्यवहार हो गया, ये सभ्य व्यवहार हुआ। अभी उसमें शांति है, चैन है, सुकून है, हाँ, सुखपूर्वक बैठा हुआ है, खुद भी सुखी है, दूसरे को भी सुख दे रहा है। हाँ, उस वक्त स्वयं भी दुखी है, दूसरे को भी दुख दे रहा है। उस वक्त उसकी वह स्थिति होगी। हाँ, खुद भी क्रोधित है, दूसरे को भी क्रोधित कर रहा है। यही पूछना था 2-3 सवाल की। या तो कोई बहुत क्रोधित है और आप में वह क्षमता है कि उसकी सब बात को सुन करके एकदम चुपचाप सुनने हजम कर जाए। शिव थे, सारा विष पी गए। हाँ, तो जितने भी विष हैं जो लोग उगलते हैं व्यंग भाषा बोल करके, गाली गलौज करके, ये वो करके, तो उसको सुन करके व्यक्ति उसको हजम कर जाए। तो वो कैसा व्यक्ति होता है? हाँ, तो इसका मतलब है उसमें सहनशीलता बहुत ज़्यादा है और बहुत गंभीर व्यक्ति होता है, उसमें बहुत ज़बरदस्त क्षमता होती है कि वो हजम कर जाए। अमूमन लोग हजम नहीं कर पाते हैं, प्रतिक्रिया करते हैं, रिएक्ट करते हैं। जैसे किसी गेंद को अगर मारा जाए दीवार में तो गेंद रिबाउंड होकर टकरा करके फिर वापस आ जाती है। उसी तरह से अगर हम किसी को गाली देते हैं फिर उधर से गाली आ जाती है बहुत तेज़ी से। हाँ, दूसरी तरफ से अब उन दोनों में प्रतियोगिता होती है, कौन ज़्यादा गाली दे सकता है। उसकी गाली उसको टकरा के उसको आकर वापस आएगी और इसकी गाली उसको टकरा के वापस आएगी। इस तरह से गाली की मात्रा बढ़ती जाएगी, दिमाग और गर्म होता जाएगा। हाँ, फिर वो धीरे धीरे गर्म होते 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 फिर जो है फिर शरीर पर नियंत्रण नहीं रहेगा, मन पर नियंत्रण नहीं रहेगा, खो बैठेगा, सांस पर नियंत्रण नहीं रहेगा, खो बैठेगा, फिर वो हाथापाई पर उतर आएगा, फिर हाथापाई पर भी नियंत्रण खो बैठेगा, फिर जो है एकदम मर्डर करने के आसपास तक उतारू हो जाएगा अगर उसको होश नहीं रहा तो। समझ रहे हो? और जो पूरा गंभीरता से सुनता है, समझता है, वो हजम कर लेता है। दुनिया में कोई व्यक्ति गाली दे करके तो बहान बना नहीं आज तक। कोई उदाहरण है ऐसा? कोई नहीं बना। कल देखिए। हाँ, तो उस तरह से अपने व्यक्तित्व को निखारना हर व्यक्ति का वो है, धर्म है। वो चाहे वो अपने व्यक्तित्व को अच्छा बनाए, अच्छा निखारे, वो करे, सहयोग करे।